Hello everyone. Now we have to study the next topic from the work, power, energy chapter. Work, energy and power chapter. The next topic is work done against gravity. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रेविटी क्या होता है. ग्रेविटी मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ. तो अर्थ क्या करता है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है. और जब भी हम अर्थ का जो डायरेक्शन है खींचने का, यानी जो भी अट्रैक्शन का जो डायरेक्शन होता है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट में जब हम वर्क करेंगे तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा. सो जब कोई बॉडी को हमको ऊपर की तरफ फेंकना है, तो जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमारे द्वारा किया गया काम कितना होगा. तो इसके लिए एक फार्मूला समझिए या डेफिनेशन समझ सकते हैं कि वर्क डन टू लिफ्ट एनीबॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ is equal to the product of weight and the vertical height from the earth surface. यानी कि जहां से आप फेंक रहे हैं वहां से जो वर्टिकल हाइट होगा और जो उस बॉडी का वेट होगा वही आपका वर्क डन होगा. सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है और इस सरफेस से हम किसी बॉडी को यहां तक फेंक सकते हैं. यानी कि यहां पे कोई एक बॉडी को हमने फेंकने का प्रयास किया या फिर फेंक दिया, तो इसमें हम निश्चित तौर पे इसको h हाइट तक मान लेते हैं कि हमने इसको फेंका. तो कैसे वर्क डन निकलेगा. वर्क डन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एंड वर्टिकल हाइट. अब यहां पे समझना है कि वेट क्या होगा. तो आपको पहले से पता है, जब किसी बॉडी का मास मालूम हो, आपको पता हो, तो जब उसका वेट निकालते हैं तब उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी कि वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू weight is equal to mg. It means when you are going to find the work done, तो work done क्या होगा, work done is equal to mg into h. तो रियल में वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, w is equal to mgh. लेकिन इसमें एक कंडीशन है. मान लो कोई चीज को हम 90 डिग्री पे स्ट्रेट फेंकेंगे तभी वर्टिकल हाइट पता चलेगा, और किस चीज को इंक्लाइंड फेंकेंगे तब कैसे पता चलेगा. तो हमको पहले से पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस. यानी कि जो मेरे द्वारा किया गया फोर्स, जो अप्लाई किया गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. लेकिन किसी इंक्लाइंड प्लेन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन जिसमें हमको पता हो कि नहीं हम ऐसे फेंक रहे हैं, या फिर किसी चीज को हम कोई भी एंगल ले लेते हैं कि किसी भी एंगल पे हम फेंकना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग कैसे वर्क डन निकालेंगे. तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक टॉपिक पहले लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट at angle to the force. एक्चुअली में क्या होता है कि जब कभी भी आप कोई बॉडी को, कोई ब्लॉक को, किसी चीज को इंक्लाइंड प्लेन पे कभी फेंकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मेट आएगा. तो सपोज एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, एक फिगर हमने बनाया ऐसे. जैसे ही आप एक फिगर बनाते हैं और यहाँ पे आप एक ब्लॉक बनाए और यहाँ पे एक ब्लॉक बनाए, यानी इस ब्लॉक को आप ऊपर की तरफ अपलिफ्ट किए हुए हो. ये कोई एक ब्लॉक था, तो सबसे पहले तो यहाँ नाम पुट आउट कर देते हैं, ABC. ऊपर की तरफ, यानी कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई हुआ है. फोर्स ऊपर की तरफ जब अप्लाई करते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हम डालेंगे कैसे. चूंकि यहाँ पे वर्टिकली तो नॉर्मली समझ गए कि जो हाइट हुआ हम लगा दिए, पर यहाँ पे कैसे निकलेगा. तो इसके लिए एक तरीका है. सपोज मान लेते हैं कि इसका हाइट कितना रहा होगा, h, और ये फॉर्मेट हमको नहीं पता है कोई. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोगों को कि एक्चुअली ऑलरेडी हम जानते हैं कि इसका हाइट h है, और चूंकि आपको समझना है कि यहाँ पे जो h हाइट है, तो हमको AC के फॉर्मेट में हमको वर्क डन निकालना है. क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में, यानी कि टॉपिक में लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट एट एंगल टू द फोर्स, यानी कि जिधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उधर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी में, वो कैसे निकलेगा. तो आप जानते हैं W इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आपको पहले ही आप निकाल चुके हैं mgh, ये फॉर्मूला निकाले हुए हैं. तो mgh में mg इंटू आप AB लिख सकते हैं, क्योंकि h का वैल्यू क्या है, AB है. अब है कि यहाँ पे एंगल आप सोच रहे होइएगा कि ये थीटा यहीं क्यों, यहाँ क्यों नहीं. तो जनरली जो थीटा होता है ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का लिखा जाता है. तो बॉडी चूंकि ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए थीटा यहाँ होगा. अब थीटा में आप सोचोगे, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो निश्चित तौर पे AB क्या होगा, उसका बेस होगा इस ट्रायंगल के लिए, और हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा. तो आप जरा कॉस का फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट,
B by H. तो B means what? AB. H means what? AC. Here cos theta. Then you are finding already AB is equal to AC cos theta. I think you understand. AB is equal to AC cos theta. आप यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं mg इंटू AC cos theta, यानी कि W इज इक्वल टू एम जी इंटू ए सी इंटू कॉस्टा। ए सी क्या है? जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया, जहां पे बॉडी को आप ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रहे हो, तो ये जितना फोर्स जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हमारा ए सी हो गया। और जो थीटा दिया हुआ होगा, कुछ ना कुछ दिया ही रहता है क्वेश्चन में, या फिर जैसे भी हो आप जितना पे इंक्लाइन पे फेंक रहे हो उस हिसाब से हम एडजस्ट करके यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और देन हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो ये है तरीका वर्क डन निकालने का इंक्लाइन प्लेन पे, और ये तरीका है जब आप डायरेक्टली वर्टिकल किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब कितना वैल्यू आएगा। W इज इक्वल टू mgh and here W is equal to mg into AC into cos theta. So this is the way to find out the work done against gravity. अब हम लोग को समझना है कि वर्क डन कब किस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि नेचर ऑफ द वर्क। नेचर ऑफ द वर्क यानी कि नेचर ऑफ द वर्क होता है वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो इवैल्यूएशन आ सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। यानी कि हम लोग को अभी जो टॉपिक समझना है वो पढ़ना है नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क क्या क्या हो सकता है? पहला पॉजिटिव हो सकता है, सेकेंड वन नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इन सब के लिए कुछ खास कंडीशन है। वैसे आपको पहले पता है कि W इज इक्वल टू व्हाट? W इज इक्वल टू हमने FS एक फार्मूला पढ़ा था, इसका मेन फार्मूला होता है जिसमें cos थीटा लगा होता है, और अभी तुरंत हम पढ़े हैं W इज इक्वल टू mgh और W इज इक्वल टू mg इंटू वट एवर द डिस्प्लेसमेंट है इंटू cos थीटा। ये जो फार्मूला पढ़े ओवरऑल ये सारे फार्मूला सेम है, कोई फार्मूला में खास चेंजिंग नहीं है, पर डिपेंड करता है किस में थीटा कितना है, थीटा कहाँ कितना लग रहा है। यहाँ वर्टिकली है, यहाँ पे वर्टिकली नहीं है, यहाँ पे वर्टिकली नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो की बात करते हैं तो समझना है कि किस कंडीशन में पॉजिटिव, किस कंडीशन में नेगेटिव और किस कंडीशन में जीरो। तो नंबर वन, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जैसे ही लेस देन की हम बात करते हैं तो कॉस का जो वैल्यू होता है 90 से नीचे आने पे वो पॉजिटिव वैल्यूएशन देने लगे, यानी कि आपको कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, वहीं कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है उसका वैल्यूएशन क्या होता है? घटता जाता है। यानी कि जैसे ही 90 से वैल्यूएशन छोटा होगा यानी कि वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वैल्यू कितना आएगा? पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन ऑलवेज बी पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किस कंडीशन में? अगर थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है। सेकेंड वन, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो 90 से जैसे ही वैल्यूएशन आगे की तरफ बढ़े, यानी कि एंगल जैसे ही 90 से आगे बढ़ाएंगे कॉस थीटा का, तो हमेशा नेगेटिव में आने जाते हैं। यानी कि 180 का अगर वैल्यू आप देखेंगे, कॉस 180 का वैल्यू वो -1 होता है, यानी कि जीरो के आगे। यानी कि इस कंडीशन में 90 डिग्री से जैसे ही आप थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे आपका जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि W का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव आएगा। वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वहीं नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो W का वैल्यू, यानी कि फोर्स आप जितना भी अप्लाई कर लो, डिस्प्लेसमेंट जितना भी करने का वैल्यूएशन डाल दो, अगर कॉस थीटा का वैल्यू ही 0 हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन वैल्यूएशन कितना हो जाता है? 0। यानी कि ये एक कंडीशन है जिसमें वैल्यू कितना आएगा? 0। सो नेचर ऑफ द वर्क कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी 0, बट कंडीशन इज दैट कि थीटा इज लेस देन 90 मींस वर्क डन ऑलवेज बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 ऑलवेज बी नेगेटिव, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस वर्क डन इज इक्वल टू 0। सो थैंक यू एवरीवन। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्क समझ में आ गया होगा, वर्क का क्या फॉर्मेट है, वर्क का नेचर क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, और इसके आधार पे आप बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।